हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम आईएएस। आप सबका स्वागत है इकोनॉमी के इस सीरीज़ में, जहां पे हम श्रीराम सर की बुक लिखी हुई इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। अभी आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा और इस लेक्चर में वी विल स्टडी दैट हाउ डिड द बर्थ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली हैपेंड, व्हाई डू वी मेजर नेशनल अकाउंट्स, व्हाई डू वी मेजर नेशनल इनकम। जबकि हमने ये भी देखा था दैट क्लासिकल्स लाइक एडम स्मिथ वेर फोकस्ड ऑन measuring the wealth of the nation. But yes, it was William Petty. William Petty in 1660s started the first or produced the first, I would say, national income statistics of United Kingdoms. Now, when he produced this set a new discourse in economy. That is, now the focus was on calculating the income. अब 1660s की बात है ये कि इनकम पे फोकस आना स्टार्ट हुआ, बट द मेजर इम्पेटस टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम वाज लेड आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में या 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के बाद इकोनॉमिस्ट्स फेस्ड दिस, आई वुड से, डिलेमा और आई वुड से द चैलेंज दैट हम ये इकोनॉमी को मेजर कैसे करें, व्हाई एंड हाउ कैन वी इंश्योर दैट आगे जाके ऐसे डिप्रेशन नहीं आएंगे, आगे जाके इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जाएगी। क्यों? बिकॉज अभी तक तो हम बस वेल्थ कैलकुलेट कर रहे थे कि एक नेशन के पास कितनी वेल्थ है। अब हमें ये फोकस करना होगा कि इनकम कितनी आ रही है, तभी जाके हमें समझ में आएगा कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है या फिर स्टैग्नेंट है या फिर डी ग्रोथ हो रहा है और उसकी वजह से रिसेशन हो रहा है। नाउ इट विल मेक सेंस टू यू कि लास्ट डिस्कशन में, इससे पहले वाले लेक्चर में, मैंने क्यों आपको ये टर्म्स बताई कि रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, डबल डिप रिसेशन क्या होता है। ये चीजें मैंने इसीलिए बताई थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेशनल इनकम अकाउंट्स, जो कि सबसे पहले साइमन कज़नेट्स जो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं हमें और ये कैलकुलेशंस देते हैं कि जीडीपी, जीएनपी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। We will in future also discuss the circular flow of income, the circular flow of economy, the circular flow of money, and you will see that कैसे आप national income accounts एक nation में, हाँ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन कितना होता है, कैपिटल फॉर्मेशन कितना होता है, गवर्नमेंट कितना कंज्यूम कर रही है, ये सब पैरामीटर्स एक्चुअल में आए कहाँ से थे। सो इट वॉज William Bill Phillips. Now, Phillips, what he does was he created a machine named as Moniac machine. We will discuss this also. In that machine, he showed that how we can calculate and how does the impact of fiscal stimulus or monetary easing help economy to grow better. Now, then further, I would say James Mead will use his Moniac machine in the lectures of London School of Economics. And then he will connect those two machines to show that how the imports and exports from one economy to another economy change the dynamics of the national income at all. Without going in detail in verbal sense, we will discuss all of this in the upcoming lecture. Now let's start the lecture. So therefore, what is actually the systematic measure, or I would say नेशनल इनकम अकाउंट्स असल में होते क्या हैं? इट इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमीज विच इमर्ज्ड रिसेंटली एंड इट इज ड्रिवन बाय मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस, द ग्रोइंग नीड फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। हमारे पास अगर हम कोई भी स्टेप लेते हैं, चाहे गवर्नमेंट टैक्सेशन को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, है ना, क्यों करना है? आर वी एक्चुअली एस्पायरिंग फॉर ग्रोथ? आर वी एक्चुअली यूजिंग काउंटर फिस्कल पॉलिसी? Are we actually stopping the economy or ensuring that economy remains between, or economy remains at the middle ground, does not go to excess of boom or lead to hyperinflation or does not go to recession? इस चीज़ के लिए हमें empirical evidences और हमें statistics चाहिए, तब जाके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी पॉलिसी हम बना रहे हैं, चाहे हम फिस्कल पॉलिसी बना रहे हैं, बजट में टैक्सेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जीएसटी नया रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मेन लॉजिक क्या है, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द ओनली रीजन इज दैट हाउ वी कैन इंश्योर इज बाय इंश्योरिंग दैट वी हैव डेटा, वी हैव रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
then only. So let's understand the economic consequences of peace. Now this was you would say a paper which was published, Economic Consequences of Peace. Actually it was a critique of the Treaty of Versailles which was signed back then, World War I के बाद. और हमें यहाँ पे ये जो Economic Consequences of Peace है, इसमें जॉन मेनॉर्ड कीनीज ये बताते हैं 1919 में that हाँ, the Treaty of Versailles imposed, which was imposed on Germany after World War I, what was its actual consequence? इसकी वजह से असल में हुआ क्या? He says that जर्मनी के ऊपर जो हार्श रेपरेशंस लगाए गए और टेरिटोरियल पेनल्टीज लगाई गई, इसकी वजह से इकोनॉमी वहां की क्रिपल डाउन हो गई, इकोनॉमी रुक गई. सो देयरफॉर ही आल्सो सेड दैट अगर आप ऐसे ही चलते गए तो देयर विल बी फाइनेंशियल बर्डन्स, देयर विल बी हाइपर इन्फ्लेशन जैसे जर्मनी में हुआ था, एंड द इकोनॉमीज विल कोलैप्स, देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल अनरेस्ट. So therefore, in order to ensure that we have peace, economic justice and reconstitution over punishment for lasting stability, we need stability in economy so that the economy can grow. Otherwise, अगर आप ऐसी हरकतें करोगे, अगर कभी भी जैसे हमने अभी पढ़ा था रिसेशन क्यों आता है, रिसेशन का एक रीजन ये भी था ग्लोबल टर्बुलेंस, इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, एंड दिस इज दैट रीजन. यहां से आता है वो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जा सकती है. अंडरस्टूड. नाउ देयर वाज वन मोर बुक व्हिच वाज आई वुड से ऑथर्ड बाय स्टीव लेविट. नाउ ही सेज इन फ्री इकोनॉमिक्स, ही वाज I would say Stephen D. Levitt, he was sometimes called as the Indiana Jones of economy. ठीक है, तो he is such a great thinker of economics, and he says that economy beyond markets is driven by some little bit of incentives which are hidden, because economics as a tool to understand the real world behavior is not just from markets or money, but to understand the real world behavior, how people are behaving when you leave them with more money. How will they behave? How will they ensure that people will spend more, or what will people do when their income increases? What will farmers do when we increase their income or double their income? क्या करेंगे तब फार्मर्स जब हमारा गोल डबलिंग और ट्रिपलिंग ऑफ फार्मर इनकम कंप्लीट हो जाएगा? क्या करेंगे फार्मर्स जब उनको एमएसपी बराबर मिल जाएगा, जब उनका क्रॉप सोल्ड आउट हो जाएगा? उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट आएगा? नाउ दीज हिडन इंसेंटिव्स और डीबीटी, जिसकी वजह से अभी वी हैव सेव्ड मोर देन 80 लाख करोड़ रुपीस. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट डीबीटी की वजह से, सब्सिडी लीकेज को रोकने की वजह से क्या हो सकता है आगे मार्केट में? यू आर नॉट ओनली I would say interested into what is happening in between producer and consumer, but rather the behavioral changes also. Therefore, he also highlights Stephen D. Levitt. ये तो हमने डिस्कस कर लिया that he was called as, I would say, the Indiana Jones of economy. He says that incentives like economic incentive, social incentive or moral incentive, they drive the human behavior, and that is how data analysis can overturn the popular beliefs which we have usually. ठीक है, कौन से popular beliefs? कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉफिट की वजह से चलता है और कंज्यूमर जो है वो यूटिलिटी की वजह से चलता है. Now, what actually led to the birth of macroeconomics was the Great Depression. The Great Depression of 1929 to 39. This was the turning point when I would say the Great Depression led, or I would say posed challenges or problems to all the economies of the world, and at that point of time it was President Franklin D. Roosevelt who ensured that there should be an end to the economic crisis. And इस time पे if you see there was Simon Kuznets who later won the Nobel Prize also. He developed the methodology to calculate GDP, GNP and all that. ठीक है, आज की डेट में अगर हम देखें तो economy of the world has crossed around $70 trillion, more than that. But when we see the classicals or when we see the economic growth, जो कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, economic growth which hardly differentiates between Pushpin and poetry, which hardly differentiates between the Bible and 50 Shades of Grey, which hardly differentiates between pens and guns. Growth perspective says कि आपने monetary terms में कितना ग्रो किया. Say for example,
this bottle of water and another bottle of wine, more of, I would say if it is a hydrogenated water, दोनों का ही कॉस्ट 1500 रुपए हो गया और दोनों ही मार्केट में 1500 रुपए पे बिक रहे हैं, बट दिस ensures that you have good health, that ensures that you have bad health. मॉनेटरी टर्म्स में दोनों बराबर है, ये भी 1 kg की है, वो भी 1 kg की है। क्यों? तो क्या आपको लगता है ऐसा, क्या आपको लगता है ऐसा कि दोनों की वैल्यू बराबर है? नहीं। बट व्हेन यू कैलकुलेट इट इन मॉनेटरी टर्म्स इट इज इक्वल। बट अगर आप इसका सोशल, हेल्थ और बाकी सारे इंपैक्ट देखो तो दोनों का ही वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? But however, the focus was on, particularly in the Great Depression, the focus was on the measurements of economy. So therefore, it marked a pivotal moment in economic thought. Policymakers realized that economic crisis cannot be diagnosed or corrected without reliable data or production. That is why it led to कि हर एक कंट्री क्या करेगी, अब डेटा कलेक्शन करेगी। इसीलिए हमारे पास भी एक पूरा सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से लेके बराबर डाउन एनएसओ तक, और उसके बाद जो लोकल लेवल पे आपके स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस होते हैं वहां तक पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट होता है, चाहे वो सर्वेज हो, चाहे वो हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे हो। इस साल हम पढ़ेंगे, अभी जो मेंस आ रहा है, मेंस में हम एक अलग सीरीज निकाल, आई एम रनिंग अनदर सीरीज फॉर मेंस, उसमें देयर विल बी 15 लेक्चर्स फॉर मेंस टॉपिक्स, 15 lectures for current affairs and 50 lectures for PYQs. All the PYQs will be discussed. So that is different. We will discuss household consumption survey, we will discuss multiple other surveys that why government is doing those. ठीक है? So in 1930s, economist Simon Kuznets, he gave us the concept of national income. He gave us the concept and methodology to calculate GDP and GNP. ठीक है? Understood यहाँ तक? Now what is national income accounting? National income accounting is very simple. That we measure the income of all the people of the I would say nation. हमारे इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी इनकम कितनी है, बस दैट्स इट। मैं अगर रह रहा हूं तो मेरी इनकम से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए एक साल की, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एक साल की। नाउ with this income, everyone's income will be calculated and then we will produce the national income accounts, that how much income are we generating. Do you understand? Chalo. So therefore we actually measure what? The value of final goods and services. Final goods and services. We hardly differentiate between the goods and services. हम ये नहीं बोलते कि ये गुड अच्छा है और ये गुड बैड है, ठीक है? ऐसा नहीं है। एक सर्विस अच्छी है और दूसरी सर्विस बैड है, ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। वी जस्ट कैलकुलेट द टोटल वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स। इसीलिए मैंने बोला दैट यहां पे वी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गन्स एंड पेन्स। डू यू अंडरस्टैंड? चलो आगे। सो वी कंपेयर, we calculate this data, we produce this data so that we can compare the performance across time periods and between nations also. एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन करना, इंडिया और यूएसए कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे आ रहा है। इंडिया अगर आज की डेट में हम बताएं, अभी रिसेंटली के जो रीसेंट मोस्ट डेटा है उसके हिसाब से इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एज पर द मार्केट एक्सचेंज रेट एंड और नॉमिनल बेसिस पे। और अगर हम देखें तो इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एज पर द परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस। ठीक है, समझ में आ गई बात? Now you need to understand that this data is important so that we can see that what is the comparison. Level 1 पे, top level पे सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी। China is the largest economy as per purchasing power parity. USA is the largest economy as per nominal GDP. Do you understand? Now, that is why we calculate all of this, and the design is for monetary and fiscal policies. Particularly, it also understands or it also leads us to ensure that we have macroeconomic stability and we do not let the economy destabilize. ठीक है? There is a famous quote about micro and macroeconomics. ठीक है? And I would say that ये जो quote है, just to make sure that you understand it, बहुत ही simple quote है, that microeconomics concerns things that economists are specifically wrong about, and while as macroeconomics concerns things where economists are wrong about generally. ठीक है? तो दोनों के ही बारे में बोला जाता है that economists are somehow wrong about the things. क्यों? Because usually अगर आप देखें तो economics, now this is a quote which is from a book Eat the Rich. That is something which goes to past, but आज की डेट में if you see the more impetus is on correcting the economic I would say policies based on empirical data. Now do you understand? So hereby we will go a little bit back that how did this actually happen.
This is the Moniac machine, which is, I would say, resting in one of the museums of Britain. And this Moniac machine, why was it framed, or why was it, I would say, made? So it was made by William B. Phillips or Alban William Phillips. Okay. Now, what Phillips actually did, or who Phillips was, he was from New Zealand actually. तो उसके जो पिताजी है, he was a gardener और he was a farmer. विलियम बी फिलिप्स और विलियम फिलिप्स, इसका पहले से ही, बचपन से ही ज़्यादा आई वुड से इंटरेस्ट था मशीन्स को ठीक करने में। जैसे आपके पास भी अगर पेचकश मिल जाए तो आप हर एक चीज़ घर की खोल देते हो, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो ट्रांसमीटर है, खोलना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही ये भी बंदा वैसा ही था। बट धीरे धीरे somehow he lands into World War. Somehow he establishes himself as a figure of correcting the machines. He made his first car himself. He corrected or helped against Japan while he mounted some of the arms and ammunitions on the planes. Then at the end he lands in London School of Economics. London School of Economics, he was studying sociology, not economy. ठीक है, he was studying sociology, but in between that he used to skip his lectures and work on his machine. ठीक है, अब इस मशीन में ऐसा क्या खास बात थी जिसकी वजह से इकोनॉमी रेवोल्यूशनाइज हो गई? Basic simple thing was that he started this innovation, New Zealand born obviously. He created this Moniac machine. It is called as Monetary National Income Analog Computer. ठीक है, now what is this computer about? आपने बचपन में शायद अबैकस का यूज़ किया होगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवीजन करने के लिए, ऊपर नीचे वो हम बीड्स को करते थे ऊपर नीचे, वैसा ही ये भी एक मशीन था जिसमें देयर वर सम 4 यहाँ पे पेन्स हुआ करते थे। जैसे हम सीस्मोग्राफ पे ऐसे लाइंस बनती है जब सीस्मिक एक्टिविटी होती है, जब सीस्मिक वेव्स निकलती है, अर्थ हिलती है अर्थक्वेक के टाइम पे, वैसे ही ऐसी लाइंस बनती है सीस्मोग्राफ के ऊपर, वैसे ही इस ग्राफ के ऊपर भी लाइंस बन रही है। क्यों लाइंस बन रही है? क्योंकि इन टैंक्स में, जो इसमें टैंक्स लगी हुई है, इनमें कुछ वाटर स्टोर्ड है। उस वाटर को एज एन इम्पेटस, ये I would say this water leads to, or this water means that it is private final consumption. This water means it is government final consumption. This water means that there is monetary policy easing, or I would say interest rates are decreased, or monetary money supply is increased. Now due to all of these changes, this graph will change, or this graph will be produced. Now hereby he says that how the national income at the national level can change by changing these parameters. Do you understand? This is the hydraulic, I would say, Moniac machine. You can just, this much was necessary, and this much was to understand the birth of macroeconomics. Do you understand now? So therefore it calculated government spendings, it calculated taxation में अगर कोई change आता है, investment, savings, consumption, everything it included in its parameters. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, now Moniac machine के results के basis पे we understood that हाँ, stimulation, the first stimulation model was created, that if you give economy a stimulus, how economy will change. It was an tool, and it bridged the gap between abstract national income data and the real world problems. Do you understand this? So therefore it has a lasting economy, I would say legacy. उसके बाद बहुत सारे thinkers आए, उसके बाद हमारे पास जो आज का system है, that is the GDP. ठीक है, GDP कहाँ से स्टार्ट होता है? साइमन कज़नेट्स की बात मैंने बोली अभी। In USA, Great Depression could only be ended when economy or economic data became viable. ये बात बोली साइमन कज़नेट्स ने। उन्होंने बोला that economists who gave notion of national income in 1930s to capture all the economic problems or production. He later received Nobel Prize on this, and he discussed this thing that अगर हमें इकोनॉमी को ठीक करना है तो हमें इकोनॉमिक डेटा की ज़रूरत है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज़ जीडीपी? व्हाट इज़ जीडीपी? हमने जीडीपी देखा होगा या हमने सुना होगा जीडीपी के बारे में, दैट इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन 1 ईयर पर्टिकुलरली। बस इतना डेफिनेशन हमने सुना होगा, देखा होगा। चलो इसका एक ना लाइव डेमो देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारी इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में बस ये 3 चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस हो रही है, एक रिमोट है, एक माउस है, एक वाटर बॉटल है और एक पेन है। ठीक है, चारों की वैल्यू इफ आई कैलकुलेट, हाँ,
mouse. Pen says 1000 rupees, water bottle say 500 rupees, remote say 1000 rupees, and mouse say it was 500 rupees. So it is 3000 rupees. Now this is the market value of all of these goods. This is the market value of all of the goods. Now understand that if this is the market value, these are the final goods which are used. Tell me what is our GDP? It is just 3000 rupees. That's it. And this is, I would say, simplest concept of GDP. ठीक है? हाँ, what is it? It represents final value. ठीक है? What do we mean by final value? ठीक है? एक गुड का वैल्यू कैसे निकल सकता है? ठीक है? What is final value? कैसे पता चलेगा कि इस बॉटल का प्राइस, फाइनल प्राइस क्या है? Is it at the producer level? Is it at the factory gate level? Is this value at the market level? Market maybe there are two levels, wholesale and retail. कहां पे आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे? दैट इज योर हेडेक. ठीक है? अगर आपने प्रोड्यूसर लेवल पे कैलकुलेट किया तो यू विल गेट टू नो दैट दिस इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. हाँ, व्हाट इज इट? इट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. अगर आपने होलसेल लेवल पे कैलकुलेट किया तो इट इज व्हाट? होलसेल प्राइस इंडेक्स. रिटेल लेवल पे कैलकुलेट किया तो इट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट आर द चेंजेस इन इट? से फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर लेवल पे यू आर, फैक्ट्री गेट लेवल पे यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्लस यू आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, और आई वुड से दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इनटू इट. ठीक है? द प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इनटू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड लैंड, लेबर, capital and entrepreneurship. Land has rent, labor has wages, capital has interest, and entrepreneurship has profit. All of the four things are included into this cost. Then you go to market level, wholesale level. It may include some profit of different distributors. उनका profit included होगा यहाँ पे. But उसके बाद क्या होगा? Indirect taxes and subsidies will also be included here. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जाओगे, रिटेलर तक का प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, और फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है? वहां पे इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज भी होंगी. सो दैट इज व्हाई you need to understand final value of goods and services. These are produced within a country's borders. हाँ, कंट्री का बॉर्डर. कौन सा बॉर्डर? इज इट जस्ट द पॉलिटिकल बाउंड्री? ठीक है? क्या ये बस पॉलिटिकल बाउंड्री है? पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ हाँ, हमारा एक्सेस होता है टेरिटोरियल सी का, हमारा एक्सेस होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में भी, हम रिफाइनरीज भी एस्टैब्लिश करते हैं, हमारे पास एम्बेसीज भी होती है. जो हमारी एम्बेसीज हैं बाहर, इंडिया से बाहर, क्या यहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सबका प्रोडक्शन कैलकुलेट होगा जीडीपी में या नहीं? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. इक्वेशन ऑफ जीडीपी कैसे बनती है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ गई बात? ठीक है? विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इकोनॉमी एंड पर्टिकुलरली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली अ ईयर. कौन सा ईयर? क्या ये कैलेंडर ईयर है या फिर ये फाइनेंशियल ईयर है? डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक है? Why do we calculate it? Or GDP growth rate, why is it crucial? Growth rate, because it is an indicator of economic performance, it is an indicator of economic health, growth and development both. ठीक है? समझ में आ गई यहाँ तक बात? चलो आगे चलते हैं. जीडीपी के टाइप्स कितने हैं? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी. ठीक है? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा एंड जीडीपी ग्रोथ रेट. These are all the parameters which we tend to calculate once we start the economic analysis or once we start the calculation of data. ठीक है? Nominal GDP, it is GDP as per the current year prices of goods and services which are produced in this year.
ठीक है। रियल जीडीपी इज द, आई वुड से जीडीपी एज पर कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। नाउ व्हाट इज अ बेस ईयर, ये मैंने कल ही बोला था। व्हाट इज अ बेस ईयर? बेस ईयर इज अ ईयर इन द पास्ट विच वाज अ नॉर्मल ईयर। उस साल कोई इंस्टेबिलिटी नहीं थी, उस साल कोई पैंडेमिक नहीं आया था, उस साल कोई फैमिन नहीं आया था, कोई डिजास्टर नहीं था, कोई वॉर नहीं था, कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ नॉर्मल ईयर, इकोनॉमी नॉर्मल लेवल पे फंक्शन कर रही थी, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, ठीक है। उस साल जो प्राइसेस थे हमारे पास, उस प्राइस के साथ अगर आप जीडीपी को कंपेयर करते हो, करंट ईयर के जीडीपी को कंपेयर करते हो उस साल के प्राइसेस के साथ, करंट प्रोडक्शन को कंपेयर करते हो उस साल के प्राइसेस के साथ, देन यू गेट रियल जीडीपी। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ इट इन डिटेल, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। समझ में आ गई बात? देन जीडीपी पर कैपिटा, वट एवर योर नंबर इज जीडीपी, से फॉर एग्जाम्पल $3.9 ट्रिलियन divided by total population, ठीक है, that is GDP per capita. GDP growth rate, it measures the economic growth rate. लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ कितनी थी? से लास्ट ईयर हमने $3.5 ट्रिलियन का जीडीपी था 2024 में। 2025 में हमारा जीडीपी इज $3.9 ट्रिलियन। हाउ मच आर वी ग्रोइंग? हाउ मच ग्रोथ इज देयर ओवर वन पीरियड ऑफ टाइम? कितना ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? सो इट इज $0.4 ट्रिलियन, $0.4 ट्रिलियन divided by 3.9 into 100, that will be percentage of GDP growth rate. Do you understand? Very simple. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी कोई बात नहीं है। जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम हम 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। 3 methods, one is income method, another is expenditure method, and the third one is production method, ठीक है। 3 methods are used to calculate GDP. Now under income method, what we will calculate? Tell me. We will calculate income generated by all the factors. Income generated by, say, capital will generate interest, labor will generate wages, land will generate rent, entrepreneurship will generate profit. Say we produced one pen. This pen which we produced was produced in a factory, Now this factory has land, capital, labor and entrepreneurship, everything. Now the capital which we invested into this land, it was basically out of, say for example, this factory, we took a loan of 10 lakh rupees to establish this, and the interest to generate one pen was say 10 rupees or say 2 rupees. ठीक है. Wages which we gave to labor for one pen was 1 rupee. Rent which we paid for the land for this one pen was say 1 rupee. Profit which every entrepreneur, which the owner of this factory actually generated, profit was say 1 rupee. Now the total is 5 rupees. ठीक है. And we will sell this pen in 5 rupees in the market. ठीक है. This is the price, or I would say producer's price of this pen. After this pen, government thought that ये जो पेन है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको सब्सिडी देना चाहिए हमें, लोग इसको इजीली खरीद पाएं. तो गवर्नमेंट सेड दैट वी विल पे द प्रोड्यूसर 3 rupees और 2 rupees ऑफ सब्सिडी. ठीक है, 2 rupees ऑफ सब्सिडी. बट एवरी गुड मस्ट बी टैक्स्ड, एवरी गुड मस्ट बी टैक्स्ड. सो हर एक गुड के ऊपर जीएसटी लगता है, एवरी गुड. और कुछ गुड्स ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि मस्ट, अंडरस्टैंड दिस, आई सेड इट मस्ट बी टैक्स्ड, बट कुछ गुड्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क. तो उन गुड्स को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, दैट दीज आर टैक्स एग्जेम्प्ट गुड्स, इन पे 0% जीएसटी लगता है. बट हेयर वी टॉक अबाउट पेन, तो इस पे से 1 रुपी का जीएसटी लगता है. नाउ टेल मी व्हाट वाज द कॉस्ट. अर्लियर कॉस्ट वाज 5 rupees. Now what is the final value of this good in the market? Tell me. 5 minus 2 plus 1 कितना हुआ? 4 रुपए.
तो ये जो मार्केट में बिकेगा ये 4 रुपए का बिकेगा, डिस्पाइट दैट इट जनरेटेड एन इनकम ऑफ 5 रुपीज। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड, सिंपल सी बात, ठीक है। दिस इज द जीडीपी इफ देयर इज ओनली वन फैक्ट्री, वन पेन प्रोड्यूस्ड इन एंटायर वन इकोनॉमी, ठीक है, सिंपल, सिंपलेस्ट मोस्ट एक्सप्लेनेशन। चलो, इनकम मेथड इज व्हेन वी कैलकुलेट द टोटल इनकम अर्न्ड बाय लेबर एंड कैपिटल, जीडीपी इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो हमने यहां पे किया, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। डू यू अंडरस्टैंड? एक्सपेंडिचर मेथड में वी विल सी एक्सपेंडिचर डन बाय और कंजप्शन डन बाय प्राइवेट प्लेयर्स, इन्वेस्टमेंट डन बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। वी विल सी हाउ मेनी एक्सपोर्ट्स आर वी डूइंग एंड हाउ मेनी इंपोर्ट्स आर वी डूइंग, एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, ये सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद हमारा जीडीपी निकलेगा एज पर एक्सपेंडिचर मेथड। बताओ क्यों? व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एम, जस्ट टू इलैबोरेट इट अ बिट, ठीक है, थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा। यहां पे हम डिस्कशन असल में नहीं कर रहे हैं, वी विल डिस्कस इट फर्दर मोर, अभी डिस्कशन एंड नहीं है, जस्ट बी पेशेंट, यू विल रिमेंबर एवरीथिंग वंस वट एवर वी आर डिस्कसिंग। से फॉर एग्जाम्पल इन एन इकोनॉमी we discussed GDP at GDP expenditure method, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से जो जीडीपी होगा दैट विल बी इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। नाउ से जो हम अभी तक पेन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, यही पेन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ये जो फैक्ट्री है जिसने ये पेन्स यूज किए उसने फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन था, कंजप्शन, अंडरस्टैंड दिस दैट दे कंज्यूम्ड इट, देयर इज, इट इज नॉट कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, अंडरस्टैंड इट, इट इज कंजप्शन दैट इट इज एंडेड विद इन अ ईयर ओनली, ठीक है। उन्होंने से स्टेशनरी यूज किया, खुद अपना हिसाब रखने के लिए स्टेशनरी यूज किया, उन्होंने स्टाफ को चाय दी, उन्होंने स्टाफ को रन करने के लिए सैलरीज दे दी, उन्होंने से पेट्रोल यूज़ किया होगा, सारा वर्किंग कैपिटल जितना भी उनका वर्किंग कैपिटल था वो सारा यूज़ कर लिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा ही किया, गवर्नमेंट ने एक ब्रिज बनाना था, एक ब्रिज बनाना था, उस ब्रिज में लेबर लगा, उनको वेजेस दिए नरेगा के अंदर, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने और क्या काम किया, सीमेंट खरीदा, आयरन खरीदा, इंजीनियर्स को सैलरी दे दी, दिस ऑल इज व्हाट, दिस इज द एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि कैपिटल प्रोडक्शन कितना हुआ, हाँ, कैपिटल कितना क्रिएट किया, लास्ट ईयर हमारे पास कितना कैपिटल था, इस साल हमारे पास कितना कैपिटल है, दैट इज, हाँ, नेट कैपिटल कितना होगा हमारा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को हटा के नेट कैपिटल फॉर्मेशन, और आई वुड से ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमने कितना कैपिटल क्रिएट किया, कितने ब्रिजेस बनाए, नेट कैपिटल कितना क्रिएट किया, नेट मशीनरी कितनी बनाई, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड इट, नेट फैक्ट्रीज कितनी बनाई, नेट बिल्डिंग्स कितनी बनाई, नेट नए घर कितने बनाए, डू यू अंडरस्टैंड। लास्ट में हाउ मच एक्सपोर्ट्स, Now we will add exports, we will always add the exports. क्यों करेंगे add exports, समझो इस चीज को, why will we add exports, क्योंकि समझना इस बात को, जो एक्सपोर्ट यहां से बाहर जाएगा, मैंने ये रिपोर्ट बाहर बेचा, इसकी वजह से बाहर से पैसा मेरी इकोनॉमी में आएगा, डू यू अंडरस्टैंड। जो इंपोर्ट में बाहर से लेके आऊंगा उस पे मेरा खर्चा जाएगा, आई विल पे फॉर दैट, दिस मनी विल गो आउट ऑफ माई इकोनॉमी, डू यू अंडरस्टैंड। चलो, दैट्स इट। लास्ट में प्रोडक्शन मेथड, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस, इट यूजेस रियल जीडीपी टू प्रिवेंट प्राइस लेवल डिस्टॉर्शंस। प्रोडक्शन मेथड में हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस यूज करते हैं, कि कितना टोटल फाइनल वैल्यू, वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड एट मार्केट प्राइस। डन, अंडरस्टूड। चलो, दिस वाज इट। टेक्स्ट टू जीडीपी रेशियो वी विल डिस्कस इट अगेन, बट लेटर, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज वी विल सी दैट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, टेक्स्ट टू जीडीपी रेशियो अभी समझ में नहीं आएगा, वी विल जस्ट स्टिक टू जीडीपी ओनली।
सो नेक्स्ट वी विल हैव जीडीपी मेथडोलॉजी। जीडीपी मेथडोलॉजी यूजुअली हम चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। इसमें जो जीडीपी मेथडोलॉजी हमने रिसेंटली अपडेट किया था, ठीक है, वी अपडेटेड फ्रॉम 2015 में एक अपडेशन हुआ था, 2025 में we updated it again. Now why do we need to update GDP methodology? As we discussed कि अगर हमारे पास empirical evidences नहीं है, अगर हमारे पास data correct नहीं है, तो then there will be a problem. The problem will be कि हम सही policy नहीं बना पाएंगे. That is the reason that we keep it on updating. और ये भी मैंने बोला था कल कि जब हम पुराना बेस ईयर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना बेस ईयर लेते हैं, तो इफेक्ट ऑन द नंबर्स और फाइनल इफेक्ट ऑन द जीडीपी नंबर्स इज ह्यूज। ठीक है, मतलब इसका मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं और आज से 15 या 20 साल पहले की बात करें, तो 20 साल पहले ये बॉटल शायद 20 रुपए का आता था, बट अभी ये बॉटल 100 रुपए का आता है। तो क्या मतलब है इस चीज़ का? 500 टाइम्स इन्फ्लेशन हुआ है या नहीं हुआ है? 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हुआ है या 500% इन्फ्लेशन हुआ है? कितना इन्फ्लेशन हुआ है ये पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम प्राइस बहुत ही पुराने साल का ले रहे हैं, इसीलिए वी नीड टू कंटिन्यूअसली अपडेट। सो पहला चेंज इन 2015 वाज अपडेटिंग द बेस ईयर फ्रॉम 2004-05 टू 2011-12, और इसी को अब जाके हमने 2022-23 कर दिया। ठीक है, इस साल जनवरी के महीने में नए अपडेट्स आ गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेटा वाज सेट फ्रॉम, देखो पहले हम लोग क्या करते थे 2015 से पहले इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्लस ASI, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस वाज द डेटा ऑफ 2 लाख फैक्ट्रीज जो यूज किया जाता था। बट इसको अपडेट करके हमने 2015 में MCA 21, जहां पे कंपनीज का डायरेक्ट जो ROC होता है कंपनीज का, और जो कंपनीज बैलेंस शीट सबमिट करती है उस बैलेंस शीट के हिसाब से डेटा लिया जाएगा, सो दैट वी हैव first more data and more accurate data. ठीक है, now this remains same in 2025 also. GDP metrics, GDP was earlier calculated at factor cost, now GDP is calculated at market price and gross value addition is calculated at basic price, and this will continue again. ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में लिमिटेड म्यूचुअल फंड्स, हाँ अर्लियर देयर वर लिमिटेड म्यूचुअल फंड्स, 2015 के बाद वी इंक्लूडेड स्टॉक ब्रोकर्स, सेबी, PFRDA, IRDAI, इन सब का भी डेटा हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। और जैसे मैं आपको बोलूं तो इस साल हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिवाइज किया, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वी आर इंक्लूडिंग न्यू रूरल मार्केट्स, अर्बन मार्केट्स, एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर इंक्लूडिंग 12 ऑनलाइन मार्केट्स ऑल्सो। ठीक है, दैट इज वाई वी नीड टू कीप ऑन चेंजिंग, we need to keep on updating. And the question was asked in 2018 that what all changes were introduced in GDP calculation and methodology in 2018 mains. ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, so what are the main key macroeconomic variables? ये हम already discuss कर चुके हैं। First is GDP at factor cost, GDP at NDP at factor cost, GNP at factor cost and NNP at factor cost. Just अब आई वुड से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे। ठीक है, हमने बोला दैट GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वाई ग्रॉस वाई नॉट नेट, ठीक है, वाई डोमेस्टिक वाई नॉट नेशनल। ठीक है, समझ में आ गई बात? बस ये 2 चीजें याद रखनी है, जो मैं बोलूंगा उतना याद रखना है, यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, सिंपल। ग्रॉस एंड नेट के बीच में डिफरेंस क्या है? इट इज, हाँ कम ऑन टेल मी, ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, नाउ डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक में वी यूजुअली टॉक अबाउट रेजिडेंट्स, और आई वुड से नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, while as in national we talk about citizens. Here we are more concerned about the location of
production. Here we are less concerned about the location, rather who is producing. Where are they producing? It is not the concern. यहाँ पे where are they concerning or where are they producing? Where is the concern? Who is the concern? Who is producing it? ठीक है, डन यहाँ तक. This is national versus domestic. तो यहाँ से हमें GDP और GNP बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ग्रॉस एंड नेट, समझ में आ गई बात? ठीक है. अब ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, डन यहां तक. चलो समझ में आ गया यहां तक. आगे चलते हैं. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मींस, हाँ वेरी सिंपल, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो हमने अभी डिस्कस किया था. कहां गया? हाँ, वी डिस्कस दिस. ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज दिस 5 रुपीज. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज 5 rupees, but GDP at market price is 4 rupees. Do you understand? Factor cost, market price. ठीक है, मार्केट प्राइस में हमने ऐड किया, क्या ऐड किया? टैक्सेस. सब्ट्रैक्ट किया सब्सिडीज, तब जाके हमें क्या निकला? फैक्टर कॉस्ट. डू यू अंडरस्टैंड? तब जाके हमें क्या निकला? मार्केट प्राइस. चलो वेरी सिंपल. सी, मार्केट प्राइस क्या था हमारा? 5 रुपीज. ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, चलो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एनडीपी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. एनडीपी और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एज आई सेड, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. Net national product at factor cost, it is GNP at factor cost minus depreciation. Do you understand this? चलो, so these are my macroeconomic variables. यहाँ पे हम we will stop over here and tomorrow we will revise it again. ठीक है, और I would say we will complete it यहाँ तक, क्योंकि सी ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे दिस विल बी जस्ट एन इंट्रोडक्शन एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस कि हमें ये समझ में नहीं आया कि इकोनॉमी में सेक्टर्स कहाँ से बन गए, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है, क्यूनरी सेक्टर क्या होता है. आई विल इन डिटेल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर. प्राइमरी सेक्टर इज बेसिकली दैट सेक्टर जहाँ पे हम डायरेक्टली आउटपुट निकाला, जो हम अभी तक गुड्स की बात कर रहे थे, से दिस बॉटल इज मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने घर पे पालक उगाया, उसको मार्केट में बेच दिया, दिस इज प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, दूसरे इंसान ने उसी पालक को यूज करके कोई डिश बनाई एंड नाउ ही इज सर्विंग इट इन अ होटल. ठीक है, ही इज सेलिंग दैट और ही इज रीपैकेजिंग इट, मेकिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट, कैनिंग इट और मेकिंग अ कैन आउट ऑफ इट. मशरूम कैन्स में आते हैं, चेरीज कैन्स में आते हैं, उसका जो वो प्रोसेसिंग हुआ है, नाउ इट गोज टू सेकेंडरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर इज सर्विसेज. टर्शियरी सेक्टर इज सर्विसेज. से फॉर एग्जांपल, हाँ मैंने घर पे आलू उगाया, दैट वाज प्राइमरी सेक्टर. अब इस आलू को गाड़ी से लेके कहाँ गए? एपीएमसी में, वहां पे बेचा. दिस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज सर्विस. दे डू नॉट सेल द प्रोडक्ट, दे यूजुअली लेंड द प्रोडक्ट फॉर सर्विसेज, दैट इज सर्विस सेक्टर. ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो, एक डॉक्टर जो कि अपने टाइम की कंसल्टेशन फीस लेता है, ठीक है, दैट इज हिज सर्विस. एक टीचर जो पढ़ाता है, दैट इज हिज सर्विस. एक इंसान जो आपको फोन पे कस्टमर केयर पे आप कॉल करते हो, आपको गाइड करता है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, कौन सी सेटिंग्स है, और आपकी हेल्प करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, या फिर आपको कभी गलत आई वुड से ग्रीवांस होता है कोई, कि आपने ऑर्डर कर दिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, किसी स्विगी पे, जोमेटो पे, आपका ऑर्डर नहीं आया अमेजोन से, आप जिनसे बात करते हो कॉल सेंटर्स पे, दैट इज अ सर्विस, दैट दे आर लेंडिंग यू द सर्विस. डू यू अंडरस्टैंड?
These are the three sectors of economy. The share of the sectors is defined over here. Primary sector has around 16 to 17% of share, particularly agriculture. Secondary sector 30 to 31% of share, and tertiary sector is the largest shareholder of Indian economy. That is more than 50%, 54%. Now the condition is कि हमने ये शेयर्स क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि आगे जब हम जीडीपी कैलकुलेशन पे और ज़्यादा डीप में जाएंगे, अभी तो मैंने बस जीडीपी का इंट्रोडक्शन दिया है, दैट व्हाट इज़ जीडीपी। कल हम जीडीपी जीएनपी सारा दोबारा से तरीके से करेंगे, हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे एक एक करके, एंड देन वी विल वाइंड अप द चैप्टर। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का चैप्टर वाइंड अप करेंगे। सो व्हाई डू वी कैलकुलेट जीडीपी? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस डेटा, इट गिव्स अस policy insights, it helps government to formulate and streamline, or I would say steer the economy in proper direction. Do you understand this? Chalo, that was all for today. ठीक है, that was all for today. You can just skim through these two paragraphs of this PPT, and tomorrow we will start from gross national product and we will start from GDP GNP itself. ठीक है, कल हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पूरा खत्म कर देंगे। डन? चलो, with this I will conclude today's lecture. I wish you all the best. Thank you for being here. Jai Hind.